अस्सलाम वालेकुम मिस पेरेंट्स, मेरा नाम नायाब रमज़ान है एंड आई एम फ्रॉम 49th कॉमन। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के क्वेश्चन को आंसर करना है जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैडम आपने अपनी जर्नी के दौरान CSS की तैयारी कैसे की, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ किया, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ती थी और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में हमेशा ये मेंशन किया है कि हमें CSS की प्रिपरेशन के दौरान FPSC की वेबसाइट पे दिए गए सिलेबस को देखना होता है। हमें ये नहीं देखना होता कि कोई स्पेसिफ़िक बुक सारा सिलेबस कवर करती है या नहीं करती। हमें ये भी नहीं देखना होता कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके अलावा किसी बुक पे जंप करना है या नहीं करना, या सिर्फ रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है या कोई और बुक पढ़नी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे अपने सिलेबस को देखना है। मुझे ये देखना है कि वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और वो मुझे कौन से टॉपिक्स दे रहा है जिनकी डोमेन्स डिस्कस करने को कह रहा है। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जब भी FPSC का एग्जामिनर आपको जज करता है तो वो आपको टॉपिक पे जज नहीं करता, टॉपिक स्टेटमेंट पे जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही सेइंग ना कि शेख अहमद सरहिंदी इज़ द रिफॉर्मर ऑफ द सेकेंड मिलेनियम, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू कर दें, या आप जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसे एड्रेस करने के बजाय इधर उधर की डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दें। आपको जब भी कभी जज किया जाता है पेपर में, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस पे जज किया जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर क्रिटिकल एनालिसिस इज़ और आपके पास आर्ग्यूमेंटेशन पावर कितनी है। आप जब कोई किसी सवाल का जवाब देते हैं तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आर्ग्यूमेंटेशन किस तरह करते हैं, और जब अपनी बात को प्रूव करना होता है तो किस तरह उसे स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव करते हैं। अगर मैं आपसे इंग्लिश एस्से की बात करूँ, इंग्लिश एस्से का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इंग्लिश एस्से को लिखना पड़ता है, लिख कर इवेल्यूएट करना पड़ता है। अगर आप सेल्फ इवेल्यूएट कर लें दैट्स वेरी गुड, अगर ना करें तो फिर अच्छे टीचर्स की खदमात लेते हैं आपकी, हमारी इवेल्यूएशन करते हैं। इंग्लिश एस्से के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका, क्योंकि उसका तो सिलेबस भी नहीं होता, देयरफॉर ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनके स्टैटिस्टिक्स के नोट्स बना के पहले से रखिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करप्शन पे वो ऐसे दे देता है और पूछ लेता है, अकाउंटेबिलिटी पे पूछ लेता है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे पूछ लेता है। अगर वो करप्शन पे डिस्कस करता है या करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी पे, तो आपको अंदाज़ा है कि अगर मैंने करप्शन इंडेक्स को पहले तैयार किया होगा, मैंने अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स को तैयार किया होगा, मैंने पाकिस्तान में करप्शन की इंटरनेशनल रैंकिंग्स को लास्ट ईयर और इस ईयर लिख कर देखा होगा, कंपैरिजन होगा मेरा प्रॉपर, तो जब मुझे पेपर में अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड या करप्शन से रिलेटेड कोई भी एस्से आएगा तो डेफिनेटली मैं वो इंडेक्स अपने एस्से की आउटलाइन में डिस्कस करूँगा, और जब मैं डिटेल से लिखूँगा तब भी मैं डिस्कस करूँगा। सिमिलरली, अगर आपको ये पता है कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे वो आपको एस्से देगा, तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से तैयार करके रखिए। यू शुड नो कि हमारी GDP क्या है, हमारी GDP ग्रोथ रेट क्या है, हमारा GNP क्या है, PPP क्या है। आपको पता हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर इतनी थी, इस ईयर इतनी है, हमारी रेमिटेंसेस लास्ट ईयर इतनी थी, अब इतनी है। ये जो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये आप एस्से वाले दिन तो नहीं आपको याद आ सकते ना कि क्या थे। इसलिए हम हमेशा एक पेज पर, कोई भी हम पेज लेकर उस पर पहले से सारे स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स इंटरनेट से रिसर्च करके लिख लेते हैं। ये अपडेटेड डाटा आपको कभी किसी किताब से नहीं मिलेगा, आप जो मर्जी कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फरवरी में एग्ज़ाम है और जनवरी में जो अब बुक पब्लिश हो जाए सारे स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने वाली, ऐसी बुक्स बहुत मुश्किल से पब्लिश होती हैं। इसलिए आप उनसे लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स तो ले सकते हैं, लेकिन जनवरी में हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी इंक्रीज़ हुई या कितनी डिक्रीज़ हुई, ये तो आपको जनवरी के अखबार को पढ़ के ही पता चलेगा। ये अगर आप अखबार नहीं पढ़ने की आदी तो इस कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि आर एक्सपोर्ट्स और न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे, न्यूज़ सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट्स के सारे रेट्स आ जाएंगे। इसी तरह आप अपनी इंपोर्ट्स को भी देखेंगे। इंग्लिश एस्से के दौरान अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फिर डेफिनेटली जेंडर इज़ अ वेरी वेरी गुड टॉपिक। उसमें आप ये देखिए कि ऑनर किलिंग्स पाकिस्तान में कितनी हुई हैं, एसिड अटैक्स कितने हैं, रेप इंसिडेंट्स कितने हैं और लास्ट ईयर कितने थे,
और हमारा जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, लास्ट ईयर क्या थी और अब क्या है। ये तमाम स्टैटिस्टिक्स आपने पहले से एक रजिस्टर में नोट करके रखने, ताकि पेपर डे में एस्से से पहले आप उन्हें रिवाइज़ कर लें और आप स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स में मास्टर होंगे। क्योंकि डाटा इतना कम होता है स्टैटिस्टिक्स का कि मेयरली 4-5 पेजेस पे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इतना ही बस लिखना भी होता है। अगर मैं बात करूँ प्रेसी राइटिंग की भी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ, प्रेसी का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट करके लिख दिया जाए। प्रेसी राइटिंग में आपने प्रेसी के मेन थीम को समझना है। अगर मैं आपसे उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले पार्ट की बात करूँ, तो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले पार्ट के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, तो यूट्यूब की वीडियोस बहुत अच्छा सोर्स है। यूट्यूब की वीडियोस बहुत अच्छा सोर्स है और आप हमेशा यूट्यूब की वीडियो से सर्च करके अंदाज़ा करते हैं, ठीक है। मैं ये बता रही थी कि प्रेसी राइटिंग जो है, प्रेसी राइटिंग में जब आप कोई प्रेसी लिख रहे होते हैं तो आपको, आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप सेंट्रल थीम को फाइंड करें, ना कि आप सारे पैराग्राफ को छोटा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सेकेंडली, जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है जो आपने करनी होती है पेपर में, उसके लिए आप अभी से टेंसेस की प्रैक्टिस करें और आप ये देखें कि किस तरह कोई जुमला बनता है। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा गया ना कि हमज़ा पर हंसा गया, ठीक है, और या फिर हमज़ा को हंसाया गया, तो देयरफॉर सबसे पहले आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि ये एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। पैसिव सिर्फ वो सेंटेंसेस नहीं होते जिनमें बाय लग जाता है। अगर मैं कहूँ चाइना वॉज फॉरगॉटन, तो ये एक पैसिव टेंस है जिसमें कहा गया कि चाइना को भुलाया गया। ये आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में भी मौजूद होता है। तो इसलिए जब हम प्रेसी राइटिंग का पेपर कर रहे होते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो हमें प्रॉपर टेंसेस का पता हो कि जब उर्दू में ये सेंटेंस आएगा तो इसकी कन्वर्जन इंग्लिश में कैसे होगी। इस चीज़ की प्रैक्टिस, इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ आपको कमांड हो जाती है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में, बल्कि जब आपके दिमाग में सेंटेंसेस फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं उर्दू में, तो उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लिखना चाह रहे हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, तो आपको फ़ौरन ख्याल आ जाएगा कि इसको, ये कौन सा टेंस है उर्दू में, और अगर मैंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस आप इस तरह करें कि अगर सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है, दैट इज़ एक्टिव, और अगर सब्जेक्ट पे काम हो रहा है तो दैट इज़ पैसिव। और ये उर्दू में भी आपके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो निशानी होती है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, तो ये एक्टिव केस नहीं हो सकता। इसलिए इस पर एक्टिव केस के रूल्स भी अप्लाई नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली पैसिव ही होगा, इसीलिए इस पर पैसिव के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, GSA की और पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और GSA, इनका तीनों का एग्रीगेट होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं और आप एक सब्जेक्ट में 40 नहीं क्रॉस कर सके, तो इट डजेंट मैटर, आप उसी को दूसरे किसी सब्जेक्ट से अकोमोडेट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और GSA के लिए यूट्यूब की वीडियोस बहुत बेनिफिशियल हैं। आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, और अगर देखें दो एराज होते हैं। एक तो पास्ट, आपने मतलब पास्ट में देखना होता है ना किसी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, ये जो पास्ट में देखने वाली सब चीज़ें, इनके लिए कोशिश करें कि वॉक्स जो है यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा TRT है और स्टार्ट हियर, अल जज़ीरा का स्टार्ट हियर प्रोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ का और नेशनल इश्यूज़ का जो पास्ट होता है उन पे आइडिया करवा देते हैं। अब अगर हम बात करें कि करंट सिचुएशन को कैसे देखें, करंट सिचुएशन के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार रिकमेंड करती हूँ और एस्पिरेंट्स को भी बार बार रिकमेंड करती हूँ कि आप गूगल सेक्शन पे जब जाकर कोई टॉपिक लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो नीचे न्यूज़ सेक्शन होता है, न्यूज़ सेक्शन को क्लिक करेंगे तो अपडेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे। उन आर्टिकल्स को देखिए, उनको स्टडी करें, वहाँ पर किसी भी टॉपिक की हर डोमेन को डिस्कस किया होता है। पहले एक्चुअली दे हिट द बुल्स आई, वो फ़ौरन जो हेडलाइन दी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर दरमियान में उनको ख्याल आता है कि शायद रीडर को हिस्ट्री पता है या नहीं पता, तो फिर वो दरमियान में इन द आर्टिकल वो डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। इसके बाद एंड पे कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि
पाकिस्तान रशिया के टॉपिक पे या पाक इंडिया के टॉपिक पे आपने पहले सारी प्रिपरेशन कर ली, आपको पास्ट में सब पता है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कैसे रहे, लेकिन करंट में क्या होगा और सोल्यूशंस क्या होंगे, उसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो आप गूगल सेक्शन में पाक इंडिया रिलेशंस लिखेंगे और न्यूज़ सेक्शन को क्लिक करेंगे तो इतने डिफरेंट अच्छे अच्छे अखबारात हैं, अच्छे मैगजीन्स हैं जिनके आर्टिकल्स आ जाएंगे। उन आर्टिकल्स के एंड पे कंक्लूजन लिखा होता है कि सजेशंस ये होनी चाहिए, अगर हमने पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को इम्प्रूव करना है तो ये होना चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बताते हैं, क्योंकि इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत मैटर करता है। जहाँ तक मैं जीएसए की बात करूँ, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको दो ही चीज़ों पे कमांड करनी है, एक तो साइंस पे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है, और दूसरा मैथ्स पे। इसके लिए यूट्यूब की वीडियोस बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, यूट्यूब पे आपको सारा समझाया जाता है। आप ये कोशिश करें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आप वीडियोस देखें तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझाया होता है कि हार्ट जो है किस तरह पंपिंग करता है, हार्ट के कौन कौन से एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, और हार्ट जो है उसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितने लीटर ब्लड पंप करता है, सब कुछ जो है ना उन्होंने समझाया होता है बहुत डिटेल से। और याद अगर आपको नहीं याद, आपको हिफ्स नहीं है, आपको हदीस जो है नहीं लिखनी आती, तो इस्लामियात का पेपर फिर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आप इस्लामियात के पेपर में रेफरेंसेस को कोट किए बगैर या फिर आप आयात लिखे बगैर, हदीस लिखे बगैर एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो आप कहना चाह रहे होते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि नमाज के बारे में आप लिखते हैं कि नमाज आंखों की ठंडक है, और आप इस स्टेटमेंट को आर्ग्यू कर रहे होते हैं एग्जामिनर के सामने कि येस इट इज़, तो आपको ये समझ नहीं आता कि मैं कौन कौन से एसोसिएटेड आयात, कौन कौन सी एसोसिएटेड आयात और हदीस के ज़रिए अपनी बात को प्रूव करूँ। मैंने आपको बार बार कहा कि CSS ऐसा कंपटीशन है जो हर ग्रेजुएशन करने वाला बंदा कर सकता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी आर्ग्यूमेंटेशन और आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी आर्ग्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो ये पेपर आपके लिए इतना आसान होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतना आसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हदीस को, आयात को चार्ट पर लिख के अपने कबर्ड पे पेस्ट करें, अपने रूम में पेस्ट करें, अपने वॉल पे पेस्ट करें। ये जो पीछे आपको मेरे वॉल नज़र आ रही है, ये आपको अब इस वक्त ऐसी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप मेरी प्रिपरेशन के दौरान इस वॉल को देखते तो आपको अंदाज़ा होता कि ये सारी वॉल मैप्स से भरी पड़ी थी। इस पे मैप्स थे, इस पे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स थे, और बहुत बहुत ज़्यादा कुछ था। आई ट्राई टू शेयर दैट पिक्चर एज वेल, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैडम ने क्या अपने रूम का हाल किया था। पढ़ते हुए एस्पिरेंट को CSS के प्रिपरेशन करते हुए इतना कुछ याद करना पड़ता है कि उसका माइंड उसे रिटेन नहीं कर पा रहा होता। इसलिए कोशिश ये करें कि आपके कमरे में हर तरफ, अगर इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आपको इजाज़त भी है घर की तरफ से, तो कोशिश करें कि अपने कमरे में हर तरफ मैप्स, कुरानी आयात, अहदीस, ये सब चीज़ें पेस्ट करें, ताकि जब लास्ट डेज़ में आप रिवाइज़ करने लगें तो आपको सब कुछ याद हो। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन करेंगे तभी आप CSS में कामयाब हो सकते हैं। नोट्स बनाते रहना आपको कामयाब नहीं कर सकता। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ऑप्शनल्स के बारे में भी डिस्कस करूँ कि ऑप्शनल्स की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। एंड आई फील माई सेल्फ मोर गुड इन ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल्स के बारे में भी आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एस्से के लिए स्टार्ट राइटिंग, कल छोड़ के अभी से लिखना शुरू करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ देखने से नहीं आती। कोई अगर खाना पका रहा हो तो आपको देख के नहीं आ जाएगा, जब तक आप खुद पका नहीं लेंगे एक्सपर्टीज़ तभी आती है। और यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल पर स्टूडेंट्स को जो है ना वो पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ सर्विंग इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो अब इंग्लिश एस्से को लिखना शुरू करें, और प्रेसी के लिए और उसके पैराग्राफ्स के लिए टेंसेस, उर्दू में सेंटेंस को देखकर फिर टेंस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें। अगर वोकेबलरी की बात करें, GRE वर्ड लिस्ट इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन मैं वोकेबलरी पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वोकेबलरी पे बताऊंगी कि वोकेबलरी किस तरह होती है। अपना ख्याल रखें और पेरेंट्स को मेरा सलाम दें। थैंक यू वेरी मच।